दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदत थी। वो अपने फोन से, मोबाइल फोन से सुंदर सुंदर तस्वीर खींचती, बेहद ही सुंदर सुंदर वीडियो बनाती और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती और ऐसे लोगों की तलाश में रहती जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। ज्यादातर इस तरह के लोगों को वो फेसबुक पे सर्च करने की कोशिश करती और फेसबुक पर ऐसे मर्दों से, ऐसे अमीर लोगों से बातचीत करती और बातचीत का सिलसिला जब बढ़ने लगता तब वैसे लोगों को अपने कुछ निजी फोटोग्राफ्स, कुछ निजी प्राइवेट वीडियो भेजने का काम करती और पूरी तरीके से उस पर्सन को, उस अमीर व्यक्ति को अपने जिस्म का दीदार करा के लुभाने की कोशिश करती। और ये सब करते हुए जब वो व्यक्ति पूरी तरीके से उस लड़की के फोटो और उस लड़की के वीडियो को देख के उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता, तब वो व्यक्ति उस लड़की से कहता कि मैं तुम्हारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से को देखना चाहता हूं। और यही तो लड़की चाहती थी कि सामने वाला पर्सन, सामने वाला व्यक्ति मेरे निजी फोटोग्राफ्स को, मेरे निजी वीडियो को देखकर मेरी ओर अट्रैक्ट हो जाए और मुझे बोले कि तुम अपने जिस्म का दीदार कराओ या फिर तुम अपने जिस्म के हिस्से का तस्वीर या फिर वीडियो लाइव वीडियो कॉल पे मुझे दिखाने का काम करो। अब जब ऐसे लोगों की चाहत जब ज्यादा बढ़ जाती तब वो लड़की उस व्यक्ति से कहती कि इसके लिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और जब उस लड़की के पैसे की डिमांड पूरी हो जाती तब वो वीडियो कॉल पर ही अपने जिस्म का हिस्सा दिखाने का काम करती। और अगर पैसे की डिमांड पूरी नहीं होती तो वह किसी नए शिकार के तलाश में लग जाती। एक लंबे समय तक, लगभग 10 साल तक ही अमीर लोगों को अपना शिकार बनाते बनाते लगभग 1,75,00,000 रुपए का रकम वो जमा कर लेती है। वो अपने दोस्तों से कहती कि मैं तब तक कमाऊंगी जब तक हर महंगी चीजें मुझे सस्ती न लगने लगे। इसलिए उसने अमीर बनने की चाहत में कुछ ऐसा कदम उठा दिया, उससे कुछ ऐसी गलती हो गई। दरअसल एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसी व्यक्ति को वो अपने जाल में फंसाती है और फंसाने के बाद फिर उसी व्यक्ति का कत्ल कर देती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो अमीर व्यक्ति था और उस व्यक्ति को जब वो पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा चुकी थी तब आखिर उसकी क्या व्यवस्था रही, क्या मजबूरी रही कि उसको उस अमीर व्यक्ति का कत्ल करना पड़ा। अब जैसे ही उस व्यक्ति का कत्ल होता है, यहीं से एक कहानी की शुरुआत हो जाती है। अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही यह खबर लोगों के कानों तक पहुंचती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था। सब लोग हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि वो लड़की इसी तरीके से अपने जिस्म का झलक दिखाकर लोगों को ठग चुकी थी, लोगों को पूरी तरीके से लूट चुकी थी। आज की यह घटना राजस्थान के जयपुर का है। जयपुर के ही गांधीनगर कॉलोनी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम दुष्यंत शर्मा था, वह 2 मई 2018 को शाम के लगभग 6 बजे के आसपास वो अपने ऑफिस से सीधा घर पहुंचता है। और जब वो घर पहुंचता है, उसके पहले जब वो बस में था तो पूरे रास्ते में वह चैटिंग करते हुए जा रहा था। सामने से उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज एक लड़की का था। वो लड़की इससे कह रही थी, अब तक तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑनलाइन ही देखा है, अगर तुम मुझे चाहते हो कि मैं ऑफलाइन तुमसे मिलूं तो मैं जो एड्रेस बता रही हूं, जो लोकेशन बता रही हूं, वहां पे चले आओ। मैं आज अकेली हूं, तुम्हारे साथ मुझे आज संबंध बनाने की इच्छा हो रही है। अगर तुम चाहो तो जल्द से जल्द मेरे घर पे, मेरे फ्लैट पर आ जाओ। वो लड़की कुछ इस तरीके से उस लड़के से बात कर रही थी। वो लड़का दुष्यंत शर्मा उसके उस बात पे पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस लड़की से काफी दिनों से बात कर रहा था और उस लड़की के मोबाइल पे वो पैसे भेजता और वो लड़की वीडियो कॉल पे अपने जिस्म के हर हिस्से को दिखाने का काम करती। अब तक वो लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर ऑनलाइन दिखाने का काम कर रही थी, लेकिन पता नहीं आज उसके मन में कौन सी इच्छा जग गई थी। वो लड़की कुछ इस तरीके से उस लड़के से बात कर रही थी। उसके बात को सुनकर उस लड़के के मन में ख्वाबों के बड़े बड़े लड्डू फूटने लगे। अब उस लड़के के मन में भी उस लड़की के साथ समय बिताने की इच्छा जाहिर होने लगी। वह चैटिंग करते हुए जैसे ही अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद वह अपने बीवी, बच्चे, मां से कहता है कि मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा, एक अर्जेंट मीटिंग है। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना, चिंता मत करना। मुझे आने में अगर लेट हुआ तो रात का डिनर मैं बाहर ही कर लूंगा। ये सारा कुछ कह के से ही बाहर निकलता है तो वह अपने पिताजी से, अपने पापा से, जिनका नाम था
रामेश्वर शर्मा घर में गाड़ी रखी हुई थी अल्टो K10। उस गाड़ी की चाबी अपने पापा से वो लेता है और लेने के बाद उस गाड़ी में बैठता है और वहां से सीधा उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जो एड्रेस लड़की के द्वारा दिया गया था। वह उस फ्लैट के बाहर पहुंचकर जैसे ही बेल दबाता है, सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह पूरी तरीके से तैयार होकर बिल्कुल टिप टॉप, किसी भी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उस लड़की को देखने के बाद बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लड़की उसी लड़के का इंतजार कर रही है जो लड़का उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंचा था। वो लड़की आगे बढ़कर उस लड़के को अपने गले से लगाती है और इसके बाद उस लड़के के यानी दुष्यंत शर्मा के गालों पर एक हल्का सा किस करती है और इसके बाद उसको लेकर अंदर जाती है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक दूसरे से बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के कपड़े भी उतारने लगते हैं। अब वो दोनों पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो चुके थे, दोनों के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो दोनों कुछ इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से उस काम की शुरुआत होती है। अब उस अवस्था में जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं। एक बार दोनों संबंध बनाने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और वो लड़की अब उस लड़के से बातचीत करने लगती है। इसी बीच वो लड़का दुष्यंत शर्मा उस लड़की से कहता है, अरे बातचीत तो बाद में कर लेंगे, चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। अब यूं कहें कि वो लड़का फिर से दोबारा उस लड़की के साथ संबंध बनाने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। तब वो लड़की कहती है, तुम लगते तो बहुत अमीर हो, आखिर तुम क्या करते हो? इतना सुनते ही वो लड़का उस लड़की से कहता है, सोशल मीडिया पे मैंने जो भी तुम्हें कहा था वो पूरी तरीके से झूठ है, तो मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी झूठ हम दोनों के बीच रहे। दरअसल मैं शादीशुदा हूं, हमारा एक बच्चा भी है, हमारे घर में माँ पिताजी सब लोग हैं। जो भी तुमने मेरे फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जो भी हमारे तस्वीर देखे होंगे, जिस भी गाड़ियों के सामने खड़े होकर मैंने तस्वीर वीडियो वगैरह पोस्ट किया है, वह गाड़ी मेरा है ही नहीं। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूं और जहां भी मुझे कहीं अच्छा बिल्डिंग दिखता है, उस बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर मैं एक सेल्फी लेता हूं और इसके बाद उसको अपने फेसबुक पे अपलोड कर देता हूं, ताकि देखने वालों को यह लगे कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूं। वह पूरी तरीके से उस लड़के से सच बता देता है। बस उस लड़के दुष्यंत के लिए इतना बताना ही उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उस लड़के को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका यह सच उसके जीवन का आखिरी सच हो जाएगा। उस लड़के ने इस बात की परिकल्पना सपने में भी नहीं की थी। वो लड़की उस लड़के दुष्यंत शर्मा से अपना हाथ छुड़ाते हुए यह कहती है कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, कि तुमने मेरे साथ अभी से कुछ देर पहले जो कुछ भी किया है वो सारा कुछ कैमरे में कैद हो चुका है। वो लड़का पूरी तरीके से अवाक रह जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ एक पूरी प्लानिंग के तहत उस लड़की के द्वारा किया गया था। लेकिन अभी क्या, अभी तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो कुछ भी उस लड़के के साथ होने वाला था वह शर्मनाक, दर्दनाक और बेहद ही खौफनाक था। वह लड़का इतना सुनते ही पूरी तरीके से डर जाता है, उसके आंख खुले के खुले रह जाते हैं। वह उस लड़की से कहता है, क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे फरवरी से ही बात कर रहा हूं और जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारी भी मर्जी है। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अब तक जो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, इसी बीच एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। एक तीसरा लड़का वहां पे आ जाता है। ये वही लड़का था जो अब तक एक कोने में छिपकर इन दोनों के प्राइवेट वीडियो बना रहा था। वो उस कोने से निकलता है और उस वीडियो को दिखाते हुए उस लड़के से कहता है कि अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि चंद ही मिनटों बाद, ये वीडियो कहां कहां किस किस सोशल साइट पे अपलोड हो जाएगा और चंद ही मिनटों में कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, इस बात की परिकल्पना तुमने शायद सपने में भी नहीं किया होगा। इतना सुनते ही वो लड़का दुष्यंत शर्मा उस लड़के के आगे, जो अभी तक वीडियो बना रहा था, उसके आगे हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ के कहता है कि भाई,
मुझे माफ कर दो। मैं एक मिडिल परिवार से बिलोंग करता हूं, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं। प्लीज उस वीडियो को डिलीट कर दो और मुझे जाने दो। इतना सुनते ही वो लड़का कहता है, अभी कहां, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। उस लड़की का नाम था प्रिया, प्रिया सेठ। प्रिया को लगा कि अरे ये तो इतनी आसानी से निकल जाएगा, अब तक मैं इसे 6 महीने से समय दे रही थी। अब जब वो अपने आप को पूरी तरीके से ठगी हुई महसूस कर रही थी, तब वो एक प्लान करती है। उस लड़के के साथ मिलकर दुष्यंत शर्मा का हाथ और पैर पूरी तरीके से बांध देती है और उसके हाथ और पैर बांधने के बाद उससे कहा जाता है कि अपने पापा को फोन करो और फोन करने के बाद उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड करो। अब वो लड़का इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपने पापा से झूठ बोलकर आया था कि मैं एक ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं। जब वो तैयार नहीं हो रहा था, तब इन दोनों ने मिलकर दुष्यंत शर्मा को बड़े ही बुरे तरीके से न सिर्फ पीटा, बल्कि इस बात के लिए उसे फोर्स भी किया कि तुम्हें हर हाल में अपने पापा को फोन करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे, पैसे का डिमांड नहीं करोगे, तो आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। कल का उगता हुआ सूरज तुम कभी भी देख नहीं पाओगे। अब वो लड़का दुष्यंत शर्मा मजबूर होकर अपने पापा यानी रामेश्वर शर्मा को फोन करता है और फोन करने के बाद कहता है कि 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि हमारा किडनैप हो चुका है। अगर आप 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करेंगे तो ये लोग बड़े ही खतरनाक लोग हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। रामेश्वर शर्मा का बेटा दुष्यंत शर्मा पूरी तरीके से इन लोगों के चंगुल में फंस चुका था। उसके जान का खतरा बना हुआ था। एक पिता अपने बेटे को जैसे ही रोता हुआ बिलखता हुआ फोन पर सुनता है, वह पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और परेशानी की ही हालत में पैसे का इंतजाम करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह कहा गया था कि जो भी पैसे आपको डिपॉजिट करना है वह आपको अपने बेटे के अकाउंट में ही डिपॉजिट करना है। इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ही 10 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। जब दुष्यंत शर्मा के अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं, और इस बात का कंफर्मेशन मैसेज जब दुष्यंत के मोबाइल में आ जाता है, और जब इस बात को प्रिया सेठ समझ जाती है कि अब यह पैसा दुष्यंत के अकाउंट में आ गया, वह तुरंत उससे उसका एटीएम कार्ड और एटीएम का पिन ले लेती है। और अब सुबह होने का इंतजार किया जा रहा था। तब तक दुष्यंत के हाथ और पैर वैसे ही बांधे हुए अवस्था में ही उसको एक बेड पर लिटा दिया जाता है। अब जैसे ही सुबह होता है, वो लड़की यानी प्रिया सेठ उस लड़के से कहती है कि ये तो सारा कुछ जान चुका है, इसे तो सारे बात की जानकारी हो चुकी है, मेरे समझ से इसका जिंदा रहना अब ठीक नहीं है। इधर एक पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि पैसे तो अब भेज ही दिए गए हैं, मेरा बेटा अब आएगा। अब कत्ल कैसे करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो उस लड़की और उसके दोस्त लक्ष्य के द्वारा उस लड़के दुष्यंत के मुंह के ऊपर तकिया रखा जाता है, और तकिया रखकर दबाने की कोशिश कर रहे थे कि तकिया अगर हम दबाएंगे तो इस लड़के का दम घुटेगा, और जब दम घुटेगा तो स्वतः इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब उस परिस्थिति में जब उसके बाद भी तकिए से उसके मुंह को दबाने के बाद भी जब वो नहीं मरता है, तब ये दोनों काफी टेंशन में हो जाते हैं कि आखिर अब किया जाए तो किया जाए क्या। अब लक्ष्य और एक लड़का जो कि फिर बाद में आया था जिसका नाम दीक्षांत था, वह भी उसी फ्लैट में रह रहा था। दीक्षांत को भी बुलाया जाता है, मतलब लक्ष्य, दीक्षांत और प्रिया सेठ, ये तीनों मिलकर उसे मारने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब ये तीनों मिलके भी नहीं हो पाते हैं। अंततः इन दोनों ने आओ देखा न ताव देखा, ये किचन में गए और किचन में जाने के बाद एक धारदार सब्जी काटने वाला कुछ हथियार लेकर आए, और इसके बाद लगभग 12 वार उस दुष्यंत शर्मा के ऊपर बड़े ही बेरहमी से
कर दिया जाता है और वह पूरी तरीके से छटपटा के वहीं पर शांत हो जाता है। तो जिंदा रहने से पूर्व इन दोनों के आगे लगातार हाथ पांव जोड़ रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब तो पैसे मिल गए, मेरे घर में मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, हमारे बच्चे राह देख रहे होंगे, मेरी मां इस कयास में बैठी होगी कि मेरा बेटा आएगा और तुम लोग अगर मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, मुझे जाने दो, पैसे तो मिल ही गए ना। वो लगातार इस बात के लिए हाथ जोड़ रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन इसके बाद भी इन तीनों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लगा कि पैसे तो हमारे पास आ ही चुके हैं, अब इन तीनों ने मिलकर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ा ही आसान तरकीब निकाला। पहले तो इन तीनों ने मिलकर उस लड़के को एक बैग के अंदर पैक किया और पैक करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। अमीर पहाड़ियों पर स्थित नई माता का एक मंदिर था, उस इलाके में वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उसी इलाके में उस बैग को बड़े ही आसानी से फेंक कर चले आते हैं। अब इधर वादे के मुताबिक जब दुष्यंत शर्मा अपने घर नहीं जाता है तब घर वाले की चिंता बढ़ने लगती है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं और परेशानी की ही हालत में नजदीकी थाने में जाकर इस बात का एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब इधर अगर प्रिया सेठ की बात करें तो प्रिया सेठ जो कि 25 साल की थी, उसके दादा प्रिंसिपल, उसके पापा लेक्चरर, उसकी मां शिक्षिका, पूरी तरीके से यह परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। बचपन से ही उसका ख्वाब था कि वह इतना पैसा कमाएगी कि उसे जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह जाए। अब चूंकि जो भी पैसे उसे दिए जाते वह उसके खर्च के लिए कम पड़ते, क्योंकि जयपुर के चकाचौंध भरी जिंदगी को उसने बड़े ही आसानी से ऑब्जर्व कर लिया था। कॉलेज के अन्य लड़कियों के रुतबे को देखती है, उसके रहन सहन को देखती है, वह पूरी तरीके से उन लड़कियों की मुरीद हो जाती है। अभी यहां आने के बाद जब उसकी जरूरतें धीरे धीरे बढ़ने लगी, वो यहीं से एक गलत ट्रैक की ओर मुड़ने लगी। अब उसे लगा कि उसे एक नौकरी करनी चाहिए। वो नौकरी करने के उद्देश्य से एक फॉर्म फिल करती है और फॉर्म फिल करने के बाद संबंधित जगह पर पहुंचती है जहां पे उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है वहां पे और अन्य सारी लड़कियां आई हुई थी। उन लड़कियों को देखने के बाद पूरी तरीके से ये शौक हो जाती है। वहां पे वेश्यावृत्ति की बात हो रही थी और लड़कियों से यह पूछा जा रहा था कि अगर आप ये काम करोगी, एक यही रास्ता है जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप पैसे अर्न आसानी से कर पाओगी। अब जब वहां पे वेश्यावृत्ति की बात हो रही थी तो प्रिया को लगा, एक बार तो लगा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर उसे यह भी लगा कि अगर वो ये काम नहीं करेगी तो जो भी अनंत आवश्यकताएं उसके लाइफ में बढ़ रही है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति ये आसानी से तो नहीं कर पाएगी। वह अब उस दलदल से निकलने के बजाय पूरी तरीके से उस दलदल में धीरे धीरे फंसती चली गई। साथ ही अब प्रिया सेठ जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां की लड़कियों को भी ऑफर देना यह शुरू कर देती है और यह कहती थी कि बस आपको अमीर लोगों के कमरे में जाना है, उनकी रातें या फिर उनका समय रंगीन करना है, उनके साथ संबंध बनाना है और चंद ही घंटों बाद उधर से एक अच्छी खासी मोटी रकम लेकर वापस चले आना है। वह खुद भी यह काम करती और उन लड़कियों को भी यह काम करवाती थी। अब कुछ दिन बाद जब प्रिया को लगा कि अरे इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा है, एक खुद का वेबसाइट बनवाती है और उस वेबसाइट पे अपने कुछ पिक्चर कुछ वीडियो अपलोड करती है और अपलोड करने के बाद अब जैसे ही उधर से लोगों का रिक्वेस्ट आता उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती और जहां भी जिस भी पर्सन को लड़की की जरूरत होती वैसे लोगों को यह लड़की उपलब्ध करवाती और इसके बदले में इसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते। लेकिन यह सब करते हुए इसकी जो रोज की अर्निंग थी 5-10 हजार के करीब थी, क्योंकि यह खुद भी जाती और अन्य लड़कियों को भी भेजती। तब इसको लगा कि 5, 10, 15 या 20 हजार ही अगर रोज आएगा तो यह काफी नहीं है। अभी जो कमाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ हजारों में हो रही है। कमाई तब सही अर्थों में मानी जाएगी
जब हम एक दिन में 1 लाख कमाने लगे। और ऐसा सोच के वो एक नया तरकीब निकालती है। तो अमीर लोगों को टारगेट करती, अमीर लोग ही आते, क्योंकि वो दिखने में भी काफी सुंदर थी। पहले तो अपने सुंदरता से वैसे लोगों को मोहित करती, और मोहित करने के बाद वैसे लोगों को अपने कमरे तक बुलाती, उसके साथ संबंध बनाती, फिर संबंध बना रहे पल का वीडियो अपने सहकर्मियों के सहायता से बनवाती, और फिर बाद में उसी वीडियो के आधार पर उस पर्सन को ब्लैकमेल करती। अब ऐसा करते करते 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रोजाना कमाने वाली लड़की अब रोज के लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी कमाने लगती है। और धीरे धीरे ऐसा करते करते उसके पास 1,75,00,000 रुपए की रकम जमा हो जाती है। लेकिन फरवरी 2018 से वह एक लड़के से, जिसका नाम दुष्यंत शर्मा है, उससे यह सोचकर बात कर रही थी कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा प्रॉपर्टी वाला शख्स है, कि एक करोड़पति इंसान है, 10, 20, 50 लाख तो एक झटके में देके चला जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस पर्सन को बुला रही है वह खुद एक मिडिल लोअर फैमिली से बिलोंग करता है। अब बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्रिया सेठ और उनके सहकर्मियों के द्वारा दुष्यंत शर्मा का मर्डर किया जाता है। और इसके बाद 4 मई 2018 को दुष्यंत शर्मा का बॉडी भी वहां पे उसी पहाड़ी पे मिलता है जहां पे इन तीनों ने ले जाकर फेंका था। क्योंकि पुलिस में एक FIR किया गया था उनके पिता की ओर से। अब जैसे ही उस पहाड़ी पे पुलिस वालों को बॉडी मिलता है, उसके बॉडी को देख के उनके पिताजी को फोन किया जाता है, और बुलाने के बाद जब पिताजी उनके उस जगह पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो स्थिति देखते हैं वो पूरी तरीके से सन्न रह जाते हैं। क्योंकि जो बॉडी की स्थिति थी ना, स्थिति को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बड़े ही बेरहमी से जो चेहरे की पहचान है, बॉडी के चेहरे की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल भी वो पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके कपड़े से, उसके हाथ में बंधे हुए रक्षा सूत्र से उसके पिता अपने बेटे को पहचानते हैं, और पहचानने के बाद रोने लगते हैं, और रोते हुए बार बार ये कह रहे थे कि मेरा एक ही तो बेटा था, वो भी नहीं रहा। इतना कहकर वो अपने बेटे को देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। वो अपने बेटे के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, उसको छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छूने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जो बॉडी की स्थिति थी पूरी तरीके से छत बिछत अवस्था में हो चुकी थी। कि पुलिस ने इन तीनों को 72 घंटे के अंदर ही कॉल डिटेल के आधार पे पकड़ लिया, निकाल लिया, और निकालने के बाद इसको संबंधित धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, और इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहा गया है ना, कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। जब उसका क्राइम रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि वो लड़की इसके पहले भी 2-3 बार अलग अलग मुकदमे में जेल जा चुकी है। लेकिन चौथी बार जब वो जेल गई तो फिर बाहर निकल के वो कभी भी नहीं आ पाई। सन 2020 में चौथी बार जब वो जेल से निकलने के लिए हाई कोर्ट में अपील करती है, तो हाई कोर्ट के जज ने यह कहते हुए उसके आवेदन को खारिज कर दिया कि इस शातिर लड़की को बाहर भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, और खूबसूरत दुनिया को ऐसे लोगों के द्वारा बिगाड़ने का कोई भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। पूरे घटनाक्रम को लेके आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।